हेलो प्रिय छात्र छात्रों, मैं हूं गोपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं पुरातत्व और प्राचीन भारत भाग 1 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, इस वीडियो को आप देखते हुए अपने साथ में एक नोटबुक रखिए और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलिए। प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पाई मोहर का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें हैं उनका वर्णन यहाँ पर कराया गया है, संक्षिप्त विवरण कराया गया है। ये 5 नंबर में या 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। अधिकांश 2 अंक में ही ये पूछा जाता है। प्रारंभ करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। पहले सबसे पहले आप मोहर डाल एक हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग इसको यहाँ पे लिखेंगे आप, हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर हेडिंग डालेंगे और उसके बाद में हेडिंग लिखने के पश्चात आप पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट करते हुए चलिए। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब तक 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर की बनाई जाती थी। जितनी भी मोहरें मिली हैं वह सब सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई हैं। ये जो मोहरें हैं, इन मोहरों का महत्व यहाँ पर बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को जानने व समझने का महत्वपूर्ण पुरातात्विक सामग्री मोहरों को माना गया है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास हम जानते हैं उसको जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत मोहरों को बताया गया है। आगे अगला पॉइंट है, मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चिन्ह यहाँ पर मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के जानवरों के चिन्ह यहाँ पर मोहरों पर प्राप्त हुए हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ लिपि के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं गया, पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। और इन मोहरों का जो उपयोग होता था, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हुए जो पार्सल तैयार किया जाता था, उसके मुख पर जो सील लगाई जाती थी, सील की जगह जो छाप दिया जाता था, उसको गीली मिट्टी से बना करके जो सील किया जाता था और उसके ऊपर जो एक छापा तैयार किया जाता था, उस छापे के लिए ही यहाँ पर मोहरों का उपयोग किया जाता था। मोहर के ऊपर पूरा जो उस पर एड्रेस लिखा होता था, चिन्ह बनाए जाते थे, मार्क तैयार करके उसका बनाया जाता था। यानी जैसे मार्क दे दिया जाता है किसी किसी कंपनी का या किसी संस्था का या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपना एक मार्क दिया जाता है, उस मार्क को मोहर के ऊपर बनाया जाता था चिन्ह के रूप में और फिर उसको छापा गया। उस छापे से ही वहां पर वह गंतव्य स्थान तक वह वस्तु पहुंच जाती थी। तो ये उपयोग होता था मोहरों का। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, 16 महाजनपद से आप क्या समझते हैं? किसी एक प्रभावशाली महाजनपद का उल्लेख कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है। प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए 16 महाजनपद। पहले हेडिंग डालेंगे 16 महाजनपद, हेडिंग डालते हैं। उसके पश्चात देखते हैं क्या है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना गया। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है वो भारतीय राजनीति में इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना गया है और इस काल में क्षेत्रीय राज्यों एवं नगरों का उदय हुआ। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है, इसमें क्षेत्रीय राज्यों एवं कुछ नगरों का उदय हुआ और नगर और राज्यों का उदय होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है देखते हैं यहाँ पर। नगर और राज्यों का उदय लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा गया है। सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा गया है क्योंकि अब यहाँ पर लोहे का जो उपयोग बढ़ा है, उससे राज्यों का विकास प्रारंभ हुआ है और सिक्कों से यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां थी वह तेजी से होने लगी। यानी कि व्यापार का जो पहले व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, अब उसमें सिक्कों का उपयोग होना प्रारंभ यहाँ पर हो गया था। और नगरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती थी व्यापार। तो इसी प्रकार से नगरों का उदय हुआ, उसी के साथ साथ यहाँ पर क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जो जिनको बाद में 16 महाजनपद के रूप में जाना गया। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट, बौद्ध व जैन धर्म के आरंभिक जो ग्रंथ हैं, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सूची दी गई है, 16 महाजनपदों के बारे में सूची दी गई है बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथों में भी। हालांकि दोनों की सूची में कुछ राज्यों में मेल नहीं खाता, कुछ जो 16 महाजनपद वो अलग अलग रहे हैं।
जो 16 महाजनपद हैं, इनमें दो तरह की राज्य व्यवस्था होती थी, गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था और राजतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था। 14 राज्य ऐसे थे, 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद इस प्रकार के थे जिसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और 2 महाजनपद इस प्रकार के थे जहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो महाजनपदों में अगला जो सेकंड पार्ट है, हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, किसी एक प्रभावशाली महाजनपद का नाम दीजिए, उल्लेख कीजिए। तो जो 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद है यहाँ पर माना गया मगध महाजनपद। मगध महाजनपद अन्य महाजनपदों से श्रेष्ठ था, उसके अनेक कारण थे। एक तो मगध महाजनपद के पास में योग्य शासक थे, प्रारंभ से ही मगध भाग्यशाली रहा है, उसके पास में योग्य शासक रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ अनेक भौगोलिक परिस्थितियां भी इस प्रकार की रही हैं जिसके कारण महाजनपद जो है वह अन्य महाजनपदों से श्रेष्ठ था। मगध महाजनपद अन्य महाजनपदों से श्रेष्ठ था। मगध महाजनपद की 2 राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और राजगीर, दोनों ही सुरक्षित स्थानों पर थी। कोई भी दुश्मन आसानी से वहां पर आक्रमण नहीं कर सकता था। उसी के साथ साथ मगध के पास में प्रचुर मात्रा में लोहे की पर्याप्त मात्रा थी, उपलब्ध थी, प्रचुरता थी, और जिससे लोहे का उपयोग उन्होंने अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने और अन्य औजार को बनाने में, कृषि योग्य उपकरणों को बनाने में भी उपयोग किया, और इससे राज्य की यानी कि सैन्य शक्ति और आर्थिक स्थिति दोनों ही मजबूत हुई। इसी के साथ साथ जो योग्य शासक थे उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाकर और मैत्री संबंध स्थापित कर अपने दुश्मनों को कम किया, अपने दुश्मनों को उन्होंने कमजोर कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर जो मगध महाजनपद था वह अन्य महाजनपदों से श्रेष्ठ दिखाई दिया। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, हम प्रारंभ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर त्रिपिटक क्या है और उनके नाम बताइए। त्रिपिटक क्या और उनके नाम बताइए, हमारा अगला क्वेश्चन है ये। देखते हैं, हम उत्तर प्रारंभ करते हैं। उत्तर है इसका त्रिपिटक महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन एवं संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक कहा गया है। जो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात में उनके शिष्यों के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा जो उनके उपदेश एवं शिक्षाओं का संकलन किया गया था और उनको 3 ग्रंथों के रूप में संग्रह किया गया, तो उसी को त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक का मतलब यहाँ था, यहाँ पर ये 3 टोकरियां, पिटक पिटारा से मतलब होता है टोकरियों से, तो ये मतलब लिया गया यहाँ पर। सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, इन 3 ग्रंथों को संकलित किया गया, संयुक्त रूप से इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। हम बात करते हैं सूत पिटक में क्या है, तो देखते हैं सूत पिटक। तो सूत पिटक में बताया गया है कि इसमें बुद्ध के सिद्धांतों का वर्णन किया है। सूत पिटक में बुद्ध के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। फिर बात करते हैं अभिधम पिटक की। तो अभिधम पिटक में जो है बुद्ध के दर्शनों का वर्णन किया गया है। महात्मा बुद्ध का जो दर्शन था उसका उल्लेख अभिधम पिटक में किया गया है। और फिर बात करते हैं विनय पिटक की। तो विनय पिटक में यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो आचार विचार और नियम थे उनके बारे में वर्णन यहाँ पर किया गया है। आचार विचार नियम का मतलब यह है यानी कि जैसे कि जो संघ में जो भिक्षु और भिक्षुणी थे, या जो बौद्ध संघ में रहने वाले जितने भी लोग थे उनके लिए कौन कौन सी नियमों का उन्होंने पालन करना है, तो यहाँ पर बताया गया। इस प्रकार से ये 3 महत्वपूर्ण पिटक थे, सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, तीनों को ही त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर दोबारा से पुनः हम देखते हैं त्रिपिटक, इसमें हेडिंग डाल लीजिए आप। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन के संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं, और ये जो त्रिपिटक है, सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक को ही त्रिपिटक कहा गया संयुक्त रूप से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए मोहनजोदड़ो की विशेषता, और इसमें देखते हैं हम क्या है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता शहरी केंद्रों का विकास था। हड़प्पा सभ्यता की हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय विशेषता के कारण ही जानी जाती है, और उसमें महत्वपूर्ण नगरों में से मोहनजोदड़ो एक महत्वपूर्ण नगर था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में से मोहनजोदड़ो एक महत्वपूर्ण नगर था। तो इस सभ्यता के प्रमुख नगरों में मोहनजोदड़ो की पहचान की जाती है। ये एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल था। अब हम आगे करते हैं
कि मोहनजोदड़ो की बस्ती दो भागों में विभाजित थी। अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, मोहनजोदड़ो की बस्ती दो भागों में विभाजित थी। पहला दुर्ग और दूसरे भाग को निचला शहर के रूप में जाना जाता था। एक बार फिर देखते हैं हम हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, मोहनजोदड़ो की विशेषता, हेडिंग डाल लीजिए। अब क्या विशेषता है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता शहरी केंद्र का विकास होना है। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता के रूप में उसकी पहचान की गई है। आगे हम देखते हैं कि इस सभ्यता के प्रमुख नगरों में से मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। मोहनजोदड़ो सबसे अधिक प्रसिद्ध पुरा स्थल के रूप में इसकी पहचान की गई है। और मोहनजोदड़ो की दो बस्तियां थी। हेडिंग डाल लीजिए, मोहनजोदड़ो की बस्ती दो भागों में विभाजित थी, एक दुर्ग और दूसरा निचला भाग। आगे हम देखते हैं इसका अगला भाग दुर्ग। आप हेडिंग डाल लीजिए, इसमें हेडिंग डाल लीजिए आप दुर्ग। तो दुर्ग किसको कहा गया है? यह छोटा छोटा एवं ऊंचाई पर बनाया गया एक दुर्ग था। छोटा था, आकार में छोटा और ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण, इसकी ऊंचाई का कारण यह था कि यह यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी। और दूसरा यह था कि जो दूसरी अन्य जो बस्तियां थी उससे अलग भी किया गया था। जो अन्य दूसरी बस्ती थी मोहनजोदड़ो में, क्योंकि दो भाग थे ना, एक निचला भाग एक ऊपरी भाग, तो ऊपरी भाग निचले भाग से अलग करने के लिए उसको थोड़ा ऊंचे चबूतरे के टीलों पर उसको बसाया गया था। यानी कच्ची ईंटों का चबूतरा तैयार किया गया और उसके ऊपर इसको बसाया गया। दूसरा हम देखते हैं, दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। जो ये दुर्ग बनाया गया था, इसका जो पहले वाला भाग है दुर्ग, जो इसको दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ यह था कि निचले शहर से अलग किया गया। और दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। यह अनुमान लगाया गया कि जो ये दुर्ग बनाया गया था संभवतः इसमें शासक वर्ग के लोग यहाँ पर रहते होंगे। दुर्ग की और विशेषता देखिए, दुर्ग में द्वार थे, बुर्ज थे, राजमार्ग था, प्रसाद कोष्ठागार था, सभा और जलाशय आदि के अवशेष यहाँ पर दुर्ग में मिलते हैं। जो दुर्ग वाला भाग है, ऊपर जो टीले वाला भाग है, उसमें ये सब चीजें दिखाई देती हैं। एक बार फिर दोबारा से देखते हैं, पुनः देखते हैं दुर्ग। आप हेडिंग डाल लीजिए। तो दुर्ग क्या है कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त होने वाला एक छोटा और ऊंचाई पर स्थित एक टीला है, चबूतरे के टाइप का है, और एक अलग से दुर्ग उसको नाम दिया गया है। तो दुर्ग छोटा ऊंचाई पर बनाया गया था और दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी। तो ऊंचाई का कारण क्या था कि कच्ची जो ऊंचाई था, ऊंचे चबूतरे पर उसको बसाया गया था। और ये जो दुर्ग था इसको दीवार से घेरा गया था, चारों ओर से दीवार से घेरा गया था। दीवार से घेरने का कारण यह था कि जो अन्य जो शहर था उससे अलग रखना था इसको, इसकी पहचान अलग रूप से वहां पर दिखाया गया कि ये स्थल अलग है। संभवतः यह माना गया है कि इस वर्ग में जो ये दुर्ग था यहाँ पर शासक वर्ग रहते होंगे। जो ये दुर्ग था इसमें यहाँ पर शासक वर्ग रहता होगा। और जो दुर्ग था, दुर्ग में कुछ जो दीवारें थी चारों तरफ से, वहां पर द्वार बनाए गए थे, बुर्ज बनाए गए थे, राजमार्ग थे, प्रसाद थे। वहां प्रसाद का मतलब महल, वहां पर कोष्ठागार मतलब जहां पर कुछ अनाज वगैरह रखते होंगे, अन्नागार रखते होंगे, और जो धन वगैरह वहां पर रखा जाता होगा, इस तरह के, जिसको हम गोदाम कह सकते हैं, इस प्रकार था। और सभा वहां पर थी, जलाशय वहां पर थे। इन सभी चीजों के अवशेष प्राप्त हुए हैं दुर्ग वाले क्षेत्र से। आगे देखते हैं निचला भाग, निचला शहर। दूसरा भाग है निचला शहर। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। यहाँ पर जन सामान्य के लोग रहते थे, जन सामान्य लोग रहते थे। व्यापारिक गतिविधि संचालित होती होंगी यहाँ पर। और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले चबूतरे बनाए गए और उसके पश्चात नगर को बसाया गया। सड़कें, यहाँ पर जो ये भाग था इससे क्या क्या प्राप्त हुआ? सड़कें प्राप्त हुई हैं, एक जैसे आकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं, जल निकासी व्यवस्था प्रणाली प्राप्त हुई है, और अच्छी जल निकास की अच्छी नियोजित व्यवस्था यहाँ पर हमें दिखाई दी है। और पूरी तरह से सुनियोजित नगरीय व्यवस्था के लक्षण यहाँ पर हमें दिखाई दिए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो निचला शहर है, निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। यहाँ पर जन सामान्य लोग रहते रहे होंगे। वहां दुर्ग में सामान्यतः शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, ये अंतर है दोनों में। और जो निचला शहर था इसका उपयोग व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जाता था, जबकि दुर्ग का उपयोग राजशाही जो भी वहां पर शासक सत्ता वर्ग के जो लोग रहते थे उनके द्वारा उसका उपयोग
किया जाता था। और वहां पर जितने भी अवशेष प्राप्त हुए हैं वो, जैसे कि जलाशय प्राप्त हुआ है, सभा मंडप प्राप्त हुआ है, वो सभी राज परिवार और राजशाही व्यवस्था से जुड़े हुए दिखाई दिए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर जो चबूतरों के ऊपर बनाए, क्योंकि कुछ ऊंचे स्थान पर उसको नगर को बसाया गया था। और नगर में सड़कें, ईंटें, जल निकासी प्रणाली, इन सब की उचित व्यवस्था भी वहां पर दिखाई दी है। इसके अलावा हम देखते हैं आगे। अब इसमें क्या करना है कि आपने जिस समय ये क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो आप इस प्रकार का एक डायग्राम तैयार कर देंगे। आप एक चंद्र बना देंगे, चांद की जैसी स्थिति बना करके बीच में लिखेंगे मोहनजोदड़ो, ऊपर आपने यहाँ पर लिखना है विशेषता, और फिर आप उसमें क्या कह देंगे, सड़क व्यवस्था, जल निकास प्रणाली, गृह स्थापत्य, विशाल स्नानागार, ईंटें और अन्नागार, इन सब के बारे में भी यहाँ पर आप लिख देंगे। इसी प्रकार से आप एक डायग्राम तैयार कर देंगे। इसके पश्चात आपने करना क्या, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 7 अंक का एक क्वेश्चन होगा। आप हेडिंग डालेंगे सड़क व्यवस्था, तो सड़क व्यवस्था आप हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो में जो सड़कें थी वो चौड़ी सड़कें थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें साफ और सुथरी रहती थी, ऐसे लिख देंगे। सड़कें जो थी यहाँ पर 2-3 प्रकार की सड़कें होती थी, मुख्य राजमार्ग होता था, गलियां होती थी और सामान्य जो छोटी सड़कें होती थी। तो इस प्रकार से उनके अलग अलग की चौड़ाई यहाँ पर होती थी। जो मुख्य राजमार्ग होते थे उनकी चौड़ाई ज्यादा होती थी, इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर यहाँ पर बात करेंगे जल निकासी प्रणाली। यहाँ कहेंगे कि मोहनजोदड़ो में उच्च कोटि की जल निकास प्रणाली की व्यवस्था दिखाई दी है। प्रत्येक घर से जल निकलता था, जो सड़कें होती थी, जो गलियां होती थी, उनके किनारे किनारे छोटी छोटी नालियां बनाई जाती थी और उसमें जल की निकासी की जाती थी। फिर वे छोटी नालियां बड़े नालियों में मिलती थी, जो मुख्य राजमार्ग जो होते थे, मुख्य राजमार्ग के किनारे से जो नालियां निकाली जाती थी उनमें पानी को डाल दिया था, नाली के पानी को डाला जाता था। जगह जगह पर मेहराब बनाए जाते थे, गड्ढे बनाए जाते थे, जिनकी समय समय पर वहां पर जल निकास जो नालियां थी उन नाली की सफाई भी वहां पर की जाती थी। तो इस तरह से आप दे देंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो वहां पर एक उच्च कोटि की जल निकास प्रणाली वहां पर हमें दिखाई देती है। फिर हम बात करते हैं गृह स्थापत्य कला। गृह स्थापत्य कला हम ये कहेंगे कि ज्यादातर अधिकांश जो घर थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे, और यहाँ पर जो मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ जो कमरा था वो सीधा अंदर आंगन में नहीं दिखाते थे। और अधिकांश तो जो पानी आता था, बरसात का पानी जो होता था आंगन होता था। यहाँ पर ये कमरे होते थे, 4-5 कमरे होते थे, बीच में एक आंगन होता था। और कहीं कहीं पर इस प्रकार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं कि दूसरी मंजिल पर भी मकान बनाए जाते थे। अधिकांश जो घर होते थे, घरों की जो विंडो होती थी, खिड़कियां होती थी, मुख्य मार्ग की ओर नहीं होती थी, सभी वो आंगन की ओर खुलते थे। ये आप स्थापत्य कला के बारे में बता देंगे। और जो नगर भवन जो बनाए जाते थे सामान्यतः एक ही जैसे आकार के होते थे। विशाल स्नानागार, हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, और सामान्यतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग विशिष्ट अवसरों के लिए किया जाता रहा होगा, इस प्रकार से लिख देंगे। और इसमें जल निकासी की प्रणाली की व्यवस्था भी थी, जल यानी कि यहाँ से जल बाहर भी निकलता था, और इसके अंदर इसके लिए जल उपयोग में लाया जाता था। वह बराबर के ही कमरों में कुएं बनाए गए थे, वहां उन कुओं से इस जल आश्रय के लिए विशाल स्नानागार जो था उसके लिए पानी की आपूर्ति की जाती थी। तो इसमें नीचे उतरने के लिए कुछ सीढ़ियां भी तैयार की गई थी, जो इसका नीचे का फर्श होता था वो पक्की ईंटों का बना होता था, नीचे से पक्का था। इस प्रकार से हम दे देंगे। फिर हम देंगे ईंटों के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो ही नहीं पूरी संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में सभी जगह ईंटों का आकार भी एक जैसा होता था, पक्की ईंटों का उपयोग करता था। उसके समकालीन अन्य किसी भी सभ्यता में पक्की ईंटों के उपयोग करने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर अन्नागार हम बात कर देंगे कि मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो में यहाँ पर एक विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें यहाँ पर अन्न को संग्रहित करके रखा जाता था। संभवतः यदि वे अकाल की स्थिति से निपटने के लिए ऐसे कार्य वहाँ पर किए गए होंगे। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को लिख देंगे। आप 2-2, 3-3 लाइन भी अगर इसमें लिखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमारा ये पूरा क्वेश्चंस हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन हमारे पूरे, 2-3 क्वेश्चन जो हमारे इसमें पूरे हो चुके हैं। आप लगातार इनको तैयारी करते रहिए।
लिख लिख के देखें। जितना आप ज़्यादा लिख करके देखेंगे, ड्राफ्टिंग करके देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको कंटेस्ट होगा, अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। प्रिय छात्र छात्राओं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इसी प्रकार से अच्छी शुभकामनाओं के साथ, अच्छे फ्यूचर के साथ, आपका भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, इसी के साथ धन्यवाद।